चलिए, तो अब हम बात करेंगे कॉर्नवालिस के बाद जो नेक्स्ट गवर्नर जनरल होंगे बंगाल के, वो होंगे सर जॉन सोर। ठीक है, तो यहाँ पे फोकस किया जाएगा सर जॉन सोर के ऊपर। टाइम पीरियड आप लोग देख रहे हैं 1793 से लेकर 1798 तक बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में अपॉइंट किया जाता है किसे, सर जॉन सोर को। ठीक है, सर जॉन सोर के बारे में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले अगर हम देखें तो 1793 में आते हैं ये। 1793 के पहले हमने लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात की, जो 1786 या 85 के लगभग गवर्नर जनरल बनते हैं बंगाल के। लॉर्ड कॉर्नवालिस की अगर बात की जाए ना, तो कुछ और भी पॉइंट है जो ध्यान रखना है आपको। लॉर्ड कॉर्नवालिस 2 बार भारत में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनकर आते हैं। ठीक है, एक बार तो हमने देखा फर्स्ट टर्म जो कॉर्नवालिस का रहता है वो 1785 से 1793 का रहता है। ठीक है, इसके बाद एक बार और वो आते हैं 1793 में, वो अपने देश वापस लौट जाते हैं और फिर अलग अलग पोस्ट पर, अलग अलग पदों पर ब्रिटेन की सरकार के लिए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन एक बार फिर से वो आते हैं इन 1805 में 1805 में आते हैं, और 1805 में आने के बाद ही 1805 में ही उनकी मृत्यु या डेथ हो जाती है इंडिया में। ठीक है, तो भारत में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, गवर्नर जनरल जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उनकी मृत्यु भी कहाँ हो जाती है, भारत में। ठीक है, इंडिया में ही उनकी डेथ हो जाती है, और फिर उन्हें उनका जो अंतिम संस्कार है वो भी इंडिया में ही किया जाता है, और उनकी समाधि भी इंडिया में ही बनाई जाती है। ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की अगर समाधि की बात की जाए, उनकी टॉम्ब की बात की जाए, तो जो इनकी समाधि है वो इंडिया में ही है। और इंडिया में ये कहाँ पर है, तो यूपी में एक जगह, एक डिस्ट्रिक्ट आता है जिसका नाम है गाजीपुर। तो यूपी में पूर्वांचल का एक महत्वपूर्ण जिला आता है जिसका नाम है गाजीपुर। गाजीपुर में स्थित है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जिनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस, उनकी समाधि। ठीक है, इन 1805 कॉर्नवालिस वाज रीअपॉइंटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में अगेन उन्हें अपॉइंट किया जाता है बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, जिनका नाम था पिट। तो उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे पिट, उनके द्वारा इन्हें डबल से अपॉइंट किया जाता है, दिस टाइम टू कर्ब द एक्सपांशनिस्ट एक्टिविटी ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली। और आप सभी को पता है कि उस समय पर हम देखें तो लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1804 या 5 तक, 1798 से 1805 तक लॉर्ड वेलेस्ली का शासन होता है। और लॉर्ड वेलेस्ली अपने शासनकाल के में काफ़ी ज़्यादा कुख्यात या होते हैं अपने एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के कारण, अपनी इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी के कारण। तो अब उस पॉलिसी को, उस आइडियोलॉजी को, उस नीति को कर्ब करने के लिए, उसे समाप्त करने के लिए भेजा जाता है किसे, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है, लेकिन जब ये इंडिया पहुंचते ही, अराइव्ड इन इंडिया इन जुलाई 1805 जुलाई में ये इंडिया पहुंचते हैं, लेकिन 5 अक्टूबर 1805 में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि इनकी मृत्यु का जो बेसिक रीजन था, जो बेसिक कारण था, वो था फीवर या फिर बुखार आ जाना। ठीक है, कॉर्नवालिस वाज बरीड देयर ओवरलुकिंग द गंगेस रिवर वेयर हिज मेमोरियल इज प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट मेंटेन्ड बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो भारत का जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उनके द्वारा इनकी जो समाधि है उसे प्रोटेक्ट किया गया है। और आप सभी को बता दिया मैंने कि इनकी जो टॉम्ब या समाधि है वो कहाँ पर है, वो गाजीपुर में है। गाजीपुर कहाँ पर आता है, तो गाजीपुर आता है यूपी में या उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। तो हमने एक चीज और ध्यान में रखना है लॉर्ड कॉर्नवालिस के विषय में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के ऊपर, कि लॉर्ड कॉर्नवालिस लगभग देखा जाए तो 1762 से 1792 तक, 1762 से 1792 तक ये आर्मी जनरल के रूप में अपॉइंटेड हुए थे ब्रिटेन की सेना में या ब्रिटेन की आर्मी में। तो ब्रिटिश आर्मी जनरल एंड ऑफिशियल के पोस्ट पर थे 62 से 92। और इस दौरान अगर देखा जाए तो इस दौरान अमेरिका में ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक इम्पोर्टेंट ऑफिसर थे, एक महत्वपूर्ण अधिकारी थे। और जब अमेरिका में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ा जा रहा था, स्वतंत्रता का जब युद्ध लड़ा जा रहा था अमेरिका में, तो उस समय पर ये उस स्ट्रगल के अगेंस्ट में थे। उस स्ट्रगल के अगेंस्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश शासन को बनाए रखने की कोशिश में जद्दोजहद कर रहे थे। लेकिन फाइनली इन्हें सरेंडर करना पड़ता है, और ये सरेंडर करते हैं कहाँ पर, अमेरिका में। अमेरिका में इनका जो सरेंडर होता है, यानी इनको असफलता मिलती है अमेरिका में। इन 1781 इनका सरेंडर होता है 1781 में। इन 1781 हिज सरेंडर इन 1781 टू अ कंबाइंड अमेरिकन एंड फ्रेंच फोर्स एट द सीज ऑफ यॉर्क टाउन
ठीक है। तो यॉर्क टाउन जो सिटी है, यॉर्क टाउन में इनका सरेंडर किया जाता है या इनके द्वारा सरेंडर किया जाता है। कंबाइंड जो फोर्स थी अमेरिका और फ्रेंच की, फ्रांसीसियों की, उस फोर्स के सामने इनका सरेंडर होता है। देखिए उस समय पर क्या होता है कि अमेरिका के जो रिवोल्ट करने वाले विद्रोही थे या जो स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने वाले जो लोग थे, उन्हें सपोर्ट किया जा रहा था फ्रांस की ओर से, ठीक है। तो फ्रांस सपोर्ट कर रहा था अमेरिका की इंडिपेंडेंसशिप के लिए। वहीं दूसरी तरफ अगर ब्रिटेन की बात की जाए तो ब्रिटेन इन चीज़ों के अगेंस्ट में था, क्योंकि अमेरिका पर उनका नियंत्रण था या कंट्रोल था, ठीक है। तो यहाँ तक की चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी कि इन 1781 में उनकी एक असफलता होती है, अनसक्सेस उन्हें मिलती है अमेरिका से, और फिर 1785 के लगभग ये इंडिया पहुंचते हैं एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनकर, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनकर। और जो सेकेंड टर्म मैंने आप लोगों को बताई है 1805 में अगेन इन्हें भेजा जाता है। लेकिन 1805 में अगर बात की जाए तो ये सक्सेस आते ही कुछ दिनों के बाद ही इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, और इंडिया में ही इनकी जो समाधि है वो बनाई जाती है, कहाँ पर, गाजीपुर में, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट थे जो बच गए थे, उसे भी हमने कंप्लीट करा दिया है। अब हम बात करते हैं सर जॉन सॉर के शासनकाल के समय पर अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, अगर कोई इंपॉर्टेंट घटना हुई है, तो उस विषय में वैसे कोई खास इवेंट या कोई खास इन्फ्लुएंस इनके शासन का नहीं है, इनके शासन में कोई महत्वपूर्ण इवेंट नहीं हुआ, या इनके द्वारा या इनका कोई इंपॉर्टेंट ऐसा फेमस इनका व्यक्तित्व नहीं था, इनके समय पर कोई ऐसी पॉलिसी नहीं चलाई गई जो एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, सर जॉन सॉर उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने की हम बात करें कॉर्नवालिस हैं, जितने की इंपॉर्टेंट रॉबर्ट क्लाइव या फिर वॉरेन हेस्टिंग्स हैं, ठीक है। उतना महत्वपूर्ण यहाँ पे ये गवर्नर नहीं है। अगर हम बात करें बेलेजली की, डलहौजी की, तो वहां से क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। फिर भी हम देख लेते हैं सर जॉन सॉर के बारे में। जॉन सॉर वाज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल फ्रॉम 1793 टू 1798, ठीक है। टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ 1768 ही सील्ड फ्रॉम इंडिया एज अ राइटर इन द ईस्ट इंडिया कंपनी सर्विस। तो 17 अगर देखा जाए तो 1768 में ये इंडिया पहुंचते हैं, 1768 में ये इंडिया पहुंचते हैं। और जैसे कि बाकी के लोगों के बारे में हमने सुना, एज ए राइटर की पोस्ट पर यानी लेखक के पद पर ही अपॉइंट होते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी में, और ईस्ट इंडिया कंपनी में लेखक की पोस्ट पर रहते हुए ये इंडिया पहुंच जाते हैं 1768 में, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं कि ये कलकत्ता पहुंचते हैं इन मई 1769, मई 1769 में ये कलकत्ता पहुंचते हैं, और वहां पर इन्हें पॉलिटिकल डिपार्टमेंट में, एक सीक्रेट पॉलिटिकल डिपार्टमेंट में इन्हें अपॉइंट किया जाता है, अपॉइंटेड टू द सीक्रेट पॉलिटिकल डिपार्टमेंट, इन विच ही रिमेंड फॉर अबाउट 12 मंथ, जहां पर ये 12 महीनों तक कार्य करते हैं। इन सितंबर 1770 ही वॉज नॉमिनेटेड असिस्टेंट टू द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एट मुर्शिदाबाद, फिर ये मुर्शिदाबाद के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सदस्य बनते हैं। सोर एट द एज ऑफ 19 सडनली फाउंड हिमसेल्फ इन्वेस्टेड with the civil and fiscal jurisdiction of a large district. He also studied language. तो देखिए इनिशियली अगर बात की जाए तो इन्होंने भी काफ़ी कुछ देखा है, जैसे कि हमने रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बात की है, वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में बात की है, तो ये भी काफ़ी पहले से इंडिया आए हुए थे, और इन्होंने इनिशियल जो इनकी शुरुआत हुई थी अलग अलग पदों पर या अलग अलग पदों पर रहते हुए आखिरकार ये फाइनली भारत में बंगाल के गवर्नर जनरल के पद तक पहुंचते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे इनके शासनकाल में जो इम्पोर्टेंट इवेंट हुए हैं उनके ऊपर से आपको ध्यान रखना है कि इनके टाइम पर अगर कोई खास घटना घटी है या नहीं घटी है। देखिएगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट इवेंट्स की बात करें तो आप लोग देख रहे हैं 1793 का दौर चल रहा है, और सबसे पहली बात यहाँ पे जाती है इस ईयर को देखकर। ये जो ईयर आप लोग देख रहे हैं 1793, इस ईयर के नाम से ही आपको एक पॉइंट याद आ जाना चाहिए कि इन 1793 में एक एक्ट पास हुआ था, और उस एक्ट का नाम था चार्टर एक्ट 1793। चार्टर एक्ट 1793 पास किया गया था। और अगर इस चार्टर एक्ट 1793 की बात की जाए, 1793 के चार्टर अधिनियम की बात की जाए, तो इस चार्टर एक्ट के द्वारा क्या होता है, क्या क्या बातें होती हैं। तो सबसे पहली बात ये थी कि गवर्नर जनरल की पावर को बढ़ा दिया जाता है, इंक्रीज द पावर ऑफ गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल की जो शक्ति थी, जो पावर थी, उसे बढ़ा दिया गया। अब क्या होगा कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल का अगर कोई भी मेंबर उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो भी स्पेशल सरकमस्टेंसेस में उनका जो डिसीजन होगा उसको माना जाएगा या उसके डिसीजन को ही फाइनल समझा जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप लोग समझे। देखिए पहले क्या होता था कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें जो मेंबर का
वोटिंग शेयर होता था या जो वोटिंग अथॉरिटी होती थी उस बेस पर डिसीजन लिया जाता था। लेकिन अब गवर्नर जनरल की ही जो बात है, उनका जो डिसीजन है उसे फाइनल मान लिया जाएगा। चाहे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अगर कोई भी मेंबर यदि गवर्नर जनरल को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तब भी गवर्नर जनरल की जो बात है उसे ही क्या किया जाएगा, फाइनल माना जाएगा। स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में मुख्य अगर ऐसी कुछ स्थिति बनती है उन स्थितियों में, ठीक है। साथ ही साथ क्या होता है कि जो चार्टर एक्ट 1793 था, इसने रेवेन्यू और ज्यूरिसडिक्शन इन दोनों डिपार्टमेंट्स को अलग अलग कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी से। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो दोनों कार्य एक साथ संभालती थी, ज्यूरिसडिक्शन वाला कार्य भी और साथ ही जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन था वो वाला कार्य भी। तो इस अधिनियम के द्वारा क्या किया जाता है, इन दोनों को अलग अलग किया जाता है, पृथक पृथक किया जाता है। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एक दूसरा डिपार्टमेंट, एक अलग विभाग बन जाता है और ज्यूरिसडिक्शन एक अलग विभाग बन जाता है, ठीक है। साथ ही साथ आप लोग देख रहे हैं कि अगर ये चार्टर एक्ट है तो इस एक्ट के द्वारा 20 ईयर और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाते हैं। और इस एक्ट के बाद 20 ईयर और के जो मोनोपोली राइट थे, जो ट्रेडिंग राइट थे और जो एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स थे, वो अगेन किसे मिल जाते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाते हैं। साथ ही यहाँ पे एक चीज ये है कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था, जो नियंत्रक मंडल बनाया गया था, उनके सदस्यों की जो सैलरी थी, उनके मेंबर्स की जो अलाउंसेस था, जो सैलरी की बात थी, वो भी अब कंपनी के ऊपर ही दे दी गई है। यानी कि अब उन लोगों को सैलरी भी किसकी ओर से दी जाएगी, कंपनी के रेवेन्यू से, यानी कंपनी के ही राजस्व से, ठीक है। तो ये एक खास चीज आ जाती है बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1793। तो मैंने आप लोगों को डबल से बता देता हूँ। पहली बात ये कि गवर्नर जनरल की जो पावर थी उसमें इंक्रीमेंट किया गया है। अब क्या होगा कि अगर उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल का कोई भी मेंबर अगर उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तब भी उनके डिसीजन को फाइनली मान लिया जाएगा इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। दूसरी चीज ये है कि इनकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो ये कि रेवेन्यू और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और साथ ही ज्यूरिसडिक्शन, इन दोनों को सेपरेट किया गया है, इन दोनों को अलग अलग किया गया है, ठीक है। और दूसरी बात अगर करें तो 20 साल का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, 20 साल का जो प्रशासन था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बढ़ा दिया गया है। और जो एक खास बात मैंने आप लोगों को बताई है कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था 1784 के अप्रोक्स 1784 के लगभग, जो नियंत्रक मंडल बनाया गया था 6 सदस्यों का, उस नियंत्रक मंडल के सदस्यों की जो वेतन है, जो सैलरी है, उसे भी कंपनी के रेवेन्यू पर डाल दिया गया है। अब उन लोगों को सैलरी भी कंपनी के राजस्व से दी जाएगी, ठीक है ना। अभी तक इन लोगों की जो सैलरी थी वो ब्रिटिश पार्लियामेंट या गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती थी, लेकिन अब ये जो सैलरी है ये दी जाएगी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ठीक है, उनके रेवेन्यू से। अब हम बात करते हैं आगे की। इनके समय पर और अगर कोई घटना हो तो वो होती है एक, देखिए बड़ा कोई युद्ध नहीं हुआ है, इंपॉर्टेंट कोई युद्ध नहीं हुआ है। जैसे कि हम बात करें एंग्लो मैसूर वॉर, तो इस बीच में नहीं हुआ है। एंग्लो मराठा वॉर इस बीच में नहीं हुआ है, क्योंकि हमें पता है कि जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर था वो 1790 to 92 था, और फिर जो लास्ट होता है वो 1799 होता है ड्यूरिंग द रूलिंग ऑफ बेलेजली। इस बीच में ना एंग्लो मैसूर वॉर हुआ ना एंग्लो मराठा वॉर हुआ, ठीक है। और हम सभी को पता है कि एंग्लो मराठा वॉर की अगर बात की जाए 1775 से 1782 तक फर्स्ट होता है। फिर हम बात करें सेकंड की तो 1802 से 3 होता है, और जो फिर थर्ड होता है वो 1817 to 1818 होता है। तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी बड़ा युद्ध नहीं हुआ। लेकिन एक नेटिव अगर बात करें, नेटिव रूलर्स की, भारतीय या देसी शासकों की बात करें, तो उनके बीच में इस बीच जरूर युद्ध हुआ है, और उस युद्ध को बोलते हैं बैटल ऑफ खरदा। बैटल ऑफ खरदा जो निजाम और मराठों के बीच में हुआ था। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं बैटल ऑफ खरदा। ये जो युद्ध था ये 1795 में लड़ा गया था। In 1795 बैटल ऑफ खरदा वाज फॉट बिटवीन द निजाम एंड मराठा। देखिए इस युद्ध के पीछे की अगर बात करें, इस युद्ध के पीछे कारण की बात करें, तो इससे पहले अगर देखा जाए 1795 से पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या था, निजाम और मराठा मिलकर टीपू सुल्तान के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे, ठीक है। निजाम और मराठा मिलकर दोनों ही किसके अगेंस्ट में थे, टीपू सुल्तान के अगेंस्ट में थे। लेकिन यहाँ पे हम बात करें कि जैसे ही टीपू सुल्तान के साथ इनका युद्ध समाप्त होता है और दोनों के बीच में शांति होती है, तब निजाम और मराठों के बीच में एक जो पुराना इशू है वो ओपन हो जाता है, ठीक है। और जो इशू था वो ये था कि निजाम के द्वारा एक टैक्स दिया जाता था मराठों को, जिसका नाम था चौथ और सरदेशमुखी, ठीक है। तो ये जो चौथ और सरदेशमुखी नाम से टैक्स थे वो निजाम के द्वारा दिए जाने थे मराठों को। तो जैसे ही टीपू के साथ युद्ध समाप्त होता है
जैसे ही युद्ध कंप्लीट होता है, यहाँ पे पेशवा अपनी डिमांड करते हैं, पेशवा अपने बचे हुए टैक्स को वापस से मंगाते हैं, किससे? निजाम से। लेकिन निजाम उन्हें ये जो टैक्स है वो देने से मना कर देता है, ठीक है। साथ ही निजाम उन्हें ये कहता है कि आपका तो कुछ भी अमाउंट नहीं बचता है, जबकि आपको मुझे 2.5 लाख रुपए देना है, ठीक है। इस बात से पेशवा या जो मराठा रूलर्स थे काफी नाराज हो जाते हैं और अटैक करते हैं किस पर? निजाम के ऊपर। और इस अटैक में निजाम के एक बहुत बड़े साम्राज्य को, एक बहुत बड़ी टेरिटरीज को मराठों के द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये लास्ट कंडीशन थी, लास्ट इवेंट था जब सारी की सारी मराठा कॉन्फेडरेसी एक साथ आती है और अटैक करती है निजाम पर। देखिए मराठा कॉन्फेडरेसी की बात करें तो पुणे में पेशवा थे, भोसले जो थे वो नागपुर में थे, इंदौर में होलकर्स थे और ग्वालियर में सिंधिया थे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो गायकवाड़ जो है वो बड़ौदा में थे। तो लगभग सारी मराठा कॉन्फेडरेसी ने एक साथ मिलकर निजाम पर हमला किया और फाइनली उन्हें सक्सेस भी मिली, ठीक है। इस तरह क्या होता है कि निजाम की काफी ज्यादा टेरिटरी पर कब्जा हो जाता है, किसका? मराठों का, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट हो जाता है बैटल ऑफ खरदा इनके शासनकाल के समय पर। गवर्नर जनरल जॉन शोर की अगर बात करें तो इनकी जो पॉलिसी थी ना, अब देखिए इस समय पर ना अगर बात करें हैदराबाद की, तो हैदराबाद जो है वो किसके प्रोटेक्शन में? हैदराबाद अंग्रेजों के प्रोटेक्शन में। अंग्रेज चाहते या जॉन शोर चाहते तो उसको सुरक्षित कर सकते थे, उसे सपोर्ट कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी उस समय चला करती थी। नॉन इंटरवेंशन मतलब कि भारत के देशी मामलों में इंटरफेयर नहीं करना है, इस पॉलिसी को फॉलो किया और फाइनली इन्होंने इस युद्ध को दूर से ही देखा, इस युद्ध में बिल्कुल भी पार्टिसिपेशन नहीं किया। इस चीज या इस घटना के लिए इन्हें काफी ज्यादा नकारा जाता है, काफी ज्यादा इनकी देखा जाए तो इन्हें डिसरिस्पेक्टफुली फील किया जाता है इंडिया में या ब्रिटिशर्स के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात की है सर जॉन शोर की। नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉर्ड वेलेस्ली की, जो कि एक इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल थे और आप सभी को पता है टाइम पीरियड 1798 से 1805 तक लॉर्ड वेलेस्ली बंगाल में गवर्नर जनरल के रूप में रूल करते हैं या फिर शासन करते हैं।